हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष करंटली इन जी चैनल। गाइस, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 के मैथ्स की वन साइड मैथमेटिक्स वाली बुक, यानी कि सेलिना पब्लिकेशन वाली बुक। वो भी कौन सी? 2026 वाली एडिशन, यानी कि ये लेटेस्ट वाली, ये वाली कवर पेज वाली जो मैंने लगा रखा है। ठीक है, इसका हम लोग इस क्लास में करने जा रहे हैं चैप्टर 1 जो है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसका एक्सरसाइज 1A करेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 1B। वैसे वैसे करके फर्दर हम लोग इस सीरीज में पूरे क्लास 9 के सेलिना वाली बुक को सॉल्व करेंगे। तो इस सेशन में, इस सीरीज में मैं इनमें सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते रहूंगा। अगर मेरे वीडियोस देखोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे और क्वेश्चंस भी तुम करते रहोगे। ठीक है, तो चलो मिलकर करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस टाइप। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। Let 0 is equal to p by q, where p and q are integers. What additional condition will make 0 is equal to p by q a rational number? क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है कि दिया हुआ है 0 is equal to, ठीक है, जहां पे ये दिया हुआ है कि p और q इंटीजर्स है, ठीक है ना। देखो तो ये दिया हुआ है, लेट 0 is equal to p by q, where p and q are integers। ये दिया हुआ है। कह रहा है कि क्या एडिशनल कंडीशन चाहिए जिससे तुम ये प्रूफ कर दो, जिससे ये प्रूफ हो जाए जीरो एक रैशनल नंबर। तो गाइस, किसी भी नंबर को रैशनल होने के लिए दो कंडीशन, एक तो उस नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, जहां पे p और q इंटीजर्स है। वो किसी भी नंबर के लिए, जीरो नहीं, किसी भी नंबर को इंटीजर प्रूफ करने के लिए यही कंडीशन है कि उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे p और q इंटीजर हो। पहला कंडीशन ये है। और दूसरा कंडीशन ये है कि q नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं होना चाहिए, इस पे कोई कंडीशन नहीं है। p पे p जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर जीरो को तुम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? जीरो इक्वल टू जीरो बाई वन, या जीरो बाई फाइव, या जीरो बाई -3। देखो तो बहुत तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब भी करोगे तो देखो, ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी इंटीजर जीरो के बराबर नहीं। दो कंडीशन देखो तो, q इक्वल टू जीरो ना, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू जीरो ना, ये भी q नॉट इक्वल टू जीरो हाँ। ठीक है, बस यही था। बढ़िया आगे। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है? एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ रेकरिंग डेसिमल, रियल नंबर, नॉन रेकरिंग डेसिमल, सर्कुलेटिंग डेसिमल। तो क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होंगे? क्या वो रेकरिंग डेसिमल्स होंगे, क्या रियल नंबर होंगे, क्या नॉन रेकरिंग होंगे, क्या सर्कुलेटिंग डेसिमल? मैंने देखो यहाँ पे बना दिया है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? जैसे 2.054, कोई नंबर देखो तो, जब हम किसी नंबर को हम जब डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहीं पे जाकर रुक जाए, बस इसके आगे, मतलब जब तुम डिवीजन कर रहे हो तो यहीं पे जाकर एंड हो जाए, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। जब एंड नहीं हो, चलते जाए तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जब चलते जाए होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होती है, तो उसमें भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रेकरिंग, जैसे रहता है कि 2.0544444, ठीक है ना, यानी कि 4 4 चलते जा रहा है, तो इसको कहते हैं रेकरिंग। इसको लिखते हैं 0.54। और नन रेकरिंग होता है क्या? जैसे लिखोगे 2.05404, सॉरी 1428, ऐसे, मतलब कोई फॉर्मेट नहीं हो, कोई भी नंबर तुम्हें पता नहीं हो कि रिपीट कर रहा है। जैसे 3 नंबर के बाद, 4 नंबर के बाद देखो तो कहीं से भी कोई ग्रुप लोगे तो रिपीट नहीं हो रहा। जब जब तुम आगे जितना भी डिवाइड करते जाओगे, डिवीजन मिलते जाएगा, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलते जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं नन रेकरिंग। ठीक है ना, कुछ भी रेकरिंग मतलब होता है रीअकर, तो कोई भी चीज रीअकर नहीं हो रहा, बार बार नहीं। बस अब पूछ रहा है कि इनमें से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा? क्या रेकरिंग होगा? नहीं। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट में है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। ये उसका आधा पार्ट है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग, कोई भी अगर नॉन टर्मिनेटिंग लेंगे तो क्या सिर्फ रेकरिंग होगा? नहीं, या तो रेकरिंग हो सकता है या तो नॉन रेकरिंग।
ये आंसर नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये दोनों मिला के आंसर हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई अकेले नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी को देखोगे सर्कुलेटिंग, ये तो उसी को कहते हैं, पीरियोडिक, सर्कुलेटिंग, रेकरिंग, सबको एक ही का नाम है, ठीक है ना। 1 = 4, तो ये भी आंसर होगा तुम्हारा रियल नंबर, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा था, नहीं तो अदरवाइज तुम जान जाते, ठीक है ना। रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेट, सॉरी मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर, ठीक है ना। लेकिन जब रियल नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो देखो ऐसे होता है, L इक्वल टू रैशनल, इरेशनल। रैशनल में होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। देखो तो गाइस, यहाँ पे 1 2 3, तो रियल नंबर टोटल होता है वो इन तीनों को मिलाकर होता है, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, तो ठीक है। लेकिन ये दोनों भी रियल नंबर के पार्ट है, ये दोनों के दोनों रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। अगर ये पूछेगा कि क्या ये बस रियल नंबर में यही दोनों होते हैं, तो नहीं, उसके साथ साथ टर्मिनेटिंग, इन तीनों को इंक्लूड कर दोगे तो मिल जाएगा तुम्हें कंप्लीट। आई होप रियल नंबर में कौन आगे। Question number C, 7.478478 is a terminating rational number, recurring number, neither rational or terminating। तो क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है कि एक नंबर है 7.47847, ऐसे लिखने का मतलब कि ये रिकरिंग है, ये 478 बार बार हो रहा है, तो लिखते हैं 478 ऐसे भी। तो ये क्या है, ये एक रिकरिंग नंबर है। क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है? नहीं, कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, ये तो देखो तो डॉट 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 चलते जा रहा है। नाइदर रैशनल नॉट टर्मिनेटिंग, नहीं, रैशनल नंबर तो है ही, ठीक है ना। नॉट रियल ना, गलत है, आंसर हो गया ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, 71/75 इच, पूछ रहा है कि क्या है 71/75, क्या टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पीरियोडिक है, नॉट है, रैशनल। चलो देखते हैं। 71/70 हम लिख 5² × 3, ठीक है, यही होगा ना। तो गाइज जब भी किसी नंबर को, जब तुम p/q के फॉर्म में लिखोगे और यहाँ पे 2⁴a या 5⁴b या 2⁴a × 5⁴b, इन तीनों के अलावा कुछ भी रहेगा, यानी कि सिर्फ 2 2 2 हो चाहे जितनी बार, या सिर्फ 5 हो जितनी बार, या 2 और 5 का कोई कॉम्बिनेशन हो, तब इन तीनों केस में ये जो नंबर होगा वो होता है टर्मिनेटिंग। उसके सिवा जैसे ही कोई दूसरा एक प्राइम नंबर घुस जाता है, आ जाता है, तो वो नंबर हो जाता है नन। क्लियर है ना, बस। तो यहां पे देखो तो 3 आ गया, अब बाकी को हम देखेंगे ही नहीं, देखेंगे 3 आ गया तो ये होगा नन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। और नन टर्मिनेटिंग होगा, उसके साथ साथ रेकरिंग होगा। यहाँ पे सेलिना ने अपने ऑप्शंस गलत मतलब सही से करेक्टली नहीं रखा है, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसका आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये पीरियोडिक भी होगा, ठीक है ना। रेकरिंग होगा, इसका आंसर जब तुम लिखोगे, इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो ये होगा रेकरिंग, तो रेकरिंग को ही पीरियोडिक कहते हैं, तो ये आंसर ऑप्शन सही है, ये नहीं होगा, तो इनको ऑप्शन से देना चाहिए, ऐसे इन्होंने अपने ऑप्शनल आंसर में, ठीक है ना, आई बात समझ में। लेकिन दोनों होगा, इनको ऑप्शन सही से लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग। तो अगेन सेम क्वेश्चन, तो इनमें से सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है। तो गाइज टर्मिनेटिंग से, जब इनमें से टर्मिनेटिंग बताना है तो उससे बेहतर है कि नॉन टर्मिनेटिंग खोजो। नॉन टर्मिनेटिंग रादर ज्यादा आसान है। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या खोजना है तुम्हें कि 2 और 5 को छोड़कर कोई और प्राइम नंबर है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे है गाइज, फर्स्ट वाले में है 85 को लिख सकते हैं क्या, 5 × 70, अरे वाह, इसमें तो 17 है, ठीक है ना। 85 में 17 है, तो ये कभी भी तुम्हारा रैशनल टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता है, तो ठीक है, ये नहीं होगा। अब चलते हैं 51/405, 405, ठीक है, इसको 5 से डिवाइड किए, 8 81 आ गया,
ठीक है, 81 आ गया। ऐसे भी दिख रहा था 4 + 0 + 5, इसके डिजिट का सम, ये डिविजिबल बाई 9 है। जब डिजिट का सम डिविजिबल बाई 9 होगा तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। वैसे मैंने निकाल भी दिया ताकि तुम्हें पता चल जाए 3 4। गाइस इसमें तो 3 4 है, ठीक है ना। तो ये इसमें तो 3 है, जब 3 है तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखो 524, देखो 524 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 कहते हैं भाई 2 स्क्वायर, इतना करना नहीं रहता है, अगर ऑब्जेक्टिव हो तो कुछ नहीं करना है। 1 3, देखो भाई यहीं से तुम आंसर कर सकते हो, बस इससे ज्यादा फाइंड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है इसका जो बेस है, मींस की डिनोमिनेटर है 524 है, 524 में 2 3 है, उसके बाद 131 है। तो गाइज ये टर्मिनेटिंग तब होता है जब इसमें सिर्फ 2 और 5 होता है। देखो तो हमने 2 निकाल दिया, अब ये ऑड नंबर है तो इसमें 2 है नहीं, तो 131 में क्या 5 है? नहीं है 5, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर 5 रहता तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो ऑलवेज होता 5, ठीक है ना। इसलिए ये जो नंबर है ये 5 का मल्टीपल नहीं है, यानी इसमें 5 नहीं है। और 5 नहीं है तो हमको मतलब ही नहीं है चाहे जो भी नंबर हो, ठीक है। जैसे इसमें कि 7 हो, इसमें 13 हो, 11 हो, नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी हो, जो भी नंबर होगा उसके लिए ये होगा अनटर्मिनेट, ठीक है ना। 131 का फैक्टराइज चाहे जो हो, लेकिन इसमें पता है मुझे कि ये 5 छोड़कर कोई और नंबर मिलेगा, तो इसलिए ठीक है, कोई नहीं, आंसर होगा, ठीक है। बढ़िया, आगे क्वेश्चन नंबर 2, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। तो गाइस यहाँ पे मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। देखो गाइस, जब भी क्वेश्चन में तुम्हें आंसर करना रहेगा ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना, क्या आंसर करना रहेगा? ट्रू और फॉल्स। और उसके बाद तुम्हें उसका रीजन बताना रहेगा, तुम्हें लॉजिक बताना रहेगा, तुम्हें एक्सप्लेन करना रहेगा कि क्यों वो ट्रू है, क्यों वो फॉल्स है। तो उसमें क्या होता है कि जब अगर फॉल्स हो आंसर तो सिर्फ तुम एक एग्जांपल देकर, है ना, एक एग्जांपल देकर उसे प्रूव कर सकते हो कि वो फॉल्स है। लेकिन जब ट्रू होगा तो तुम्हें देना होगा जनरलाइज सोल्यूशन। नहीं समझ में आया? चलो समझ, ध्यान से सुनना। सपोज तुम क्लास में लंच कर रहे हो, लंच करते समय तुम्हारे बगल में तुम्हारा फ्रेंड भी लंच कर रहा है, लेकिन तुमने जब लंच कर रहे थे तो तुम्हारे फ्रेंड को लंच करते हुए नहीं देखा, कि तुमने जैसे ही अपना लंच फिनिश किया देखा कि तुम्हारा दोस्त भी जस्ट लंच फिनिश करने वाला है और वो एक लड्डू उठाकर खा रहा है, ठीक है। लड्डू में मत जाना, वो लड्डू उठा के खा रहा है, यानी कि तुमने लंच करते समय अपने दोस्त को सिर्फ यही देखा कि वो लास्ट में लड्डू खा रहा है, उसके बाद उसने लंच बॉक्स पैक कर दिया, तुमने ये नहीं देखा कि पहले उसने क्या खाया है और उसके लंच बॉक्स में क्या था, ठीक है। अब सपोज कोई तुम्हारा तीसरा दोस्त पूछता है तो उससे लंच, अब तीसरा दोस्त तुम्हारे मतलब वो जो दोस्त जो लड्डू खाया था, ठीक है ना, तो उसके बारे में कोई तीसरा पूछता है, दो क्वेश्चन पूछता है। पहले पूछता है कि क्या उसने लंच में सिर्फ नमकीन खाया, मीन्स की मतलब उसमें कुछ भी मीठा नहीं था, तो तुम उसका आंसर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो तुम उसका आंसर कर सकते हो, नो। क्यों? क्योंकि तुमने उसका पूरा लंच करते हुए तुमने उसे नहीं देखा, लेकिन तुमने देख लिया है कि नमकीन तो नहीं खाया है सारे। क्यों? क्योंकि उसने तो लास्ट में लड्डू खाया, लड्डू तो मीठा होता है। अच्छा, लड्डू मीठा होता है कि नमकीन होता है, इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लड्डू पे नहीं डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, सीख रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स वाला। तो देखो तुम्हारा जो दोस्त है यहाँ पे, उसने तुम्हें उसको तुमने देखा था कि लड्डू खाया है, इट मीन्स अगर जो तुम्हारा तीसरा राइट उसने सिर्फ नमकीन खाया है तो तुम्हारा आंसर होगा कि नहीं, उसने मीठा भी खाया है, और मीठा में क्या खाया है? लड्डू खाया है, इसलिए तुम आंसर दे पाए। तो अच्छा, समझाने से पहले दूसरा क्वेश्चन, अगर तुम्हारा फ्रेंड पूछता कि क्या उसने आज लंच में सिर्फ मीठा खाया है, तो क्या तुम इसका आंसर दे पाते? लंच में इतना सारा कुछ खाया, उसमें एक लड्डू था, तो सिर्फ एक चीज को देखा, यहाँ पे इतने बहुत सारी चीजें होती, ठीक है ना, पराठा होगा, भुजिया, फिर भी कुछ भी हो, तुमने इन सबको नहीं देखा, तुमने सिर्फ लड्डू को देखा। लड्डू के बेसिस पर दो क्वेश्चन किया तुमने, सिर्फ लड्डू के बेसिस पर एक क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर कर दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को तुम आंसर नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या उसने तुम्हारे दोस्त ने सिर्फ मीठा खाया,
नहीं भाई, तुम बता नहीं सकते हो क्योंकि तुमने उसे लास्ट में मीठा खाते हुए देखा, लेकिन शुरू से बाकी जितने भी लंच में उसने खाया था क्या सब मीठा था? हो सकता है कि वो मीठी पूरी और साथ में उसने खीर खाया हो, सेवई खाया हो, ठीक है? तो तुम उसको कैसे आंसर कर सकते हो? तो इसीलिए मैंने ये बताया कि जब तुम्हारा आंसर, जब तुमको किसी चीज को फॉल्स प्रूफ करना हो, ठीक है, उस केस में तुम सिर्फ एक एग्जांपल देकर उसको फॉल्स प्रूफ कर सकते हो। जब तुम्हें प्रूफ करना होगा कि ट्रू है वो, ठीक है ना, कि मतलब वो मीठा खाया, तो उसके लिए तुम्हें जानना होगा कि उसने लंच में उसने क्या क्या खाया। यानी कि तुम्हें जनरलाइज सॉल्यूशन देना होगा। जनरलाइज सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि ऐसा सॉल्यूशन जो हर एक के लिए ट्रू हो, मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट हो सबके लिए ट्रू हो, यानी कि उसके लंच में जितना कुछ था वो सबके लिए ट्रू। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इन 4 एग्जांपल से समझ। ठीक है, चलो अब पहला देखो क्या कह रहा है, इसको आंसर करते हैं नेक्स्ट। चलो अब एक एक करके आंसर करते हैं। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या सारे के सारे जितने होल नंबर है सब के सब नेचुरल नंबर है? हमारा आंसर होगा नो। क्यों? देखो तो, होल नंबर में होता है जीरो प्लस नेचुरल। जो एक जीरो है वो एक होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो तुम यहां पे लिखोगे कि नो, zero is a whole number but it is not a natural number, that's why every whole number is not a। तो तुमने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, ठीक है। उसके बाद तुमने रीजन में सिर्फ एक एग्जांपल दिया, तुमने एक जीरो का एग्जांपल दिया है सिर्फ, ठीक है ना। जनरलाइज सॉल्यूशन नहीं दिया, ये नहीं बताया कि सारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब होल, सॉरी, जो होल नंबर सारे होते हैं वो नहीं होते, तुमने नहीं किया, तुमने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। क्लियर है ना? अच्छा, नहीं के केस में तुम जनरलाइज सॉल्यूशन भी दे सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जनरलाइज सॉल्यूशन देना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जांपल से काम चला लेते हैं। और यस के केस में सिर्फ तुम एक एग्जांपल नहीं दे सकते हो, जैसे इस केस में क्या एग्जांपल देकर आंसर कर सकते थे? नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे छोड़ो, चलो नेक्स्ट वाले में एग्जांपल से यस टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। क्या कह रहा है कि जितने भी होल नंबर है सारे के सारे रैशनल नंबर है। यस, देखो अब की बार तुम्हारा आंसर हुआ यस। क्या तुम एक एग्जांपल से कर सकते हो, जैसे कि 5 एक होल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, इसीलिए सारे जितने भी होल नंबर है सबके सब रैशनल नंबर होंगे। क्या ये लॉजिक में लिख सकते हो? नहीं, तुम्हें देना होगा यहाँ पे यस हो गया तो जनरलाइज सॉल्यूशन लिखोगे। लिखोगे होल नंबर एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, a whole number x can be represented by p by q where p by just not equal to zero। ठीक है ना, that's why every whole number is a rational number। ठीक है ना, तो तुम्हें क्या करना, प्रूव करके दिखाना होगा कि जितने भी तुम्हारे होल नंबर है सारे के सारे होंगे। मैं थर्ड आंसर कर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। हाँ, देखो तो रैशनल नंबर में होता है इंटीजर और फ्रैक्शन, तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं सबके रैशनल नंबर होते हैं। यस, अगेन फिर से यही होल नंबर वाला एग्जांपल, ऐसी मतलब लैंग्वेज लिख देना, लेट x इज अ इंटीजर, x इज इक्वल टू p by q where p पर इंटीजर, ठीक है ना, एंड तुम q इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे में इंटीजर है तो नीचे में 1 होगा। या तुम p q इंटीजर लिख सकते हो, 1 भी तो एक इंटीजर है तो, एंड q या लिख दो सकते हो कि q इज इक्वल टू 1 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, या लिख सकते हो q इक्वल टू 0, लैंग्वेज में कुछ। ठीक है, अब ये हो गया, दैट्स व्हाई एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 का तुम आंसर कैसे करोगे? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? जितने भी रैशनल नंबर होते हैं सारे के सारे होल नंबर होते हैं क्या? नहीं गाइस, नो, इस पे यस नो मैंने ऐसे लिख रहा है, तुम लिखोगे ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्यों? देखो तो जितने भी रैशनल नंबर सब होल नंबर होंगे? नहीं, देखो रैशनल नंबर में होता है फ्रैक्शन, दोनों को मिलाकर रैशनल नंबर होता है, यानी ये भी रैशनल नंबर होते हैं। और इंटीजर में भी होता है नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर, यानी कि देखो रैशनल नंबर का कुछ पार्ट है इंटीजर और इंटीजर का कुछ पार्ट है होल नंबर। ठीक है ना,
तो ये भी होंगे रैशनल नंबर, ये भी होगा रैशनल नंबर, लेकिन ये सारे होल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आंसर हो गया नो या फॉल्स, तो यहाँ पे तुम एक एग्जांपल से आंसर कर सकते हो। तुम किसी भी नेगेटिव इंटीजर को ले लो, फ्रैक्शन को ले लो, ठीक है ना। जैसे 5 को ले लोगे, 5 इज ए रैशनल नंबर बट इट इज फुल नंबर, दैट्स व्हाई एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए, ठीक है। बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज -5/9, 7/12, -2/3, 7/18 in the ascending order of their magnitude. Also find the difference between the largest and the smallest of these rational numbers. Express this difference as a decimal fraction correct to one decimal. तो गाइस पहले क्वेश्चन क्या करना है, 1 2 4 तुम्हें फ्रैक्शंस दिया हुआ है, पहले इनको अरेंज करना है। फर्स्ट टास्क ये, ठीक है ना। दूसरा टास्क क्या है, तुम्हें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन क्या, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तीसरा काम तुम्हें यहाँ क्या करना है, उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, करेक्ट टू वन डेसिमल, ठीक है ना। टास्क करना है। चलो एक एक करके करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सारे डिनोमिनेटर है उसका लेंगे 9 3 स्क्वायर 12 है 2 स्क्वायर, है ना। 18 है 2, इसलिए हम कैसे लेते हैं, सारे प्राइम फैक्टराइजेशन जिसका भी है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं, और 2 2 2 कर लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2। तो यानी अब हम क्या करते हैं, सारे के डिनोमिनेटर को 36 बनाते हैं। तो कहीं इसको 36 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे, 12 से करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे। चलो अब लिख देते हैं कि आ गया माइनस आ गया आ गया 24/30, चौथा आ गया। अब क्या करना है, तो पहला टास्क तो कर लिया, ठीक है। अब लेकिन तुम्हें पहला जो आंसर है वो क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज ऑर्डर में कैसे, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, पर जाते हो। चलो तो तुम्हें पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि ऊपर लाइन पर रखो 0, यानी कि तुम्हें इस लाइन में तुम्हें रिप्रेजेंट करना डायरेक्शन में, सबसे पहले जो सबसे इधर पीछे हो, ठीक है ना, जो सबसे लेफ्ट में हो उससे चालू करोगे, करते करते इधर। तो तुम्हें पता है यहाँ पर 0, इसके पीछे है निगेटिव नंबर, यानी निगेटिव लोगे। निगेटिव में भी अगर देखो -3 और -1, इन दोनों में से कौन छोटा है, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, सबकी अगर बड़े मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव नंबर के नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन होगा, तो वो नंबर छोटा, -3 -1 से छोटा होता है, ठीक है ना। चल भाई अब इसको अरेंज कर सकते हैं। देखो तो भाई सबसे पहले हमें पता है कि सबसे छोटा लेना है, छोटा में भी निगेटिव वाला छोटा होता है, निगेटिव में भी जिसका ऊपर में नीचे में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो 20 और 24 में छोटा है 24, 36। बाद नेक्स्ट नंबर या तो चाहो तो मैं, अब देखो, अब हमने दोनों नेगेटिव को लिख लिया, अब पॉजिटिव आ, पॉजिटिव में तो कोई डिफरेंस नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जब बढ़ते जाएगा तो नंबर बढ़ते जाएगा, छोटा वाला पहले 21 36, ठीक है। तो तुम दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ठीक है, या तुम कॉमा भी लगा सकते हो, है ना। लेकिन ये तुम्हारा आंसर नहीं है कहीं, है ना। तुमको आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मेट में नहीं लिखना, इनका थोड़ी ना पता करना था, असेंडिंग ऑर्डर इन नंबर्स का पता करना था। तो तुम इनको क्या करोगे, फिर से इनको एक्चुअल वाले रियल वाले फॉर्म में लाओगे। देखो तो -24/36 इसको किया था, यानी कि ये माइनस, ये बड़ा 20/36, देखो तो कहाँ से तुमने लाया था,
प्लस 5/, ये बड़ा है 21/36 कहाँ से लाए थे तुमने 7/12, तुम यहां से भी निकाल सकते हो। जब यहाँ पे लिखा होगा तो इतना भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये तुम्हारा एक्चुअल ऑर्डर, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमने निकाल दिया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि तुम्हें निकालना है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तुम्हें डिफरेंस निकालना है लार्जेस्ट, तो तुम्हें पता है कि तुमने तो अरेंज किया है ऑर्डर में, तो लार्जेस्ट कौन सा है, ये है 7/18 माइनस स्मॉलेस्ट क्या है, ये -2। यहाँ पे भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करेंगे कि एक माइनस है ही तो यहाँ प्लस लिखेंगे, नहीं भैया। देखो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, माइनस साइन के साथ एक नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब नेगेटिव साइन, ठीक है ना, याद रखना। चलो 11/18 माइनस माइनस हो जाता है प्लस 2/, अब इनको सॉल्व करने के लिए अगेन एलसीएम लेना नहीं है, चाहोगे तो यहीं से हेल्प ले सकते हो। 11/18 कितना था गाइस, 2/36। 2/3 कितना था तुम्हें पता है, 24/36। यहाँ पे तुमने लिखा है ना, तो अब जोड़ दो 2/6, यानी कि 23/, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा आंसर नहीं है, तुमको आंसर फाइंड करना है कहाँ पे, डेसिमल्स में, और कहां तक डेसिमल्स में, करेक्ट टू 1 डेसिमल। चलो भैया डिवाइड करते हैं, क्या करेंगे, टाइम 5 डेसिमल हो गया 0, 2 टाइम्स में, ठीक है, 3 टाइम्स में तो 54 हो जाता, 14 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो तुम्हें निकालना था डेसिमल के 1 प्लेस तक, तो तुम निकालोगे 2 प्लेस तक, समझाता हूं, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, 7 हो गया, 18 7 जा 26 आ गया 14, यानी कि तुम्हारा जो आंसर निकला वो निकला 1.27, ठीक है ना। देखो 23/18 आया 1.27, लेकिन तुम्हें आंसर करना था डेसिमल के 1 प्लेस तक। जब भी एक प्लेस तक निकालना होगा ना, यहां तक निकालना था, एक प्लेस ज्यादा तक निकालना, क्यों, एक प्लेस ज्यादा पे निकाल के अब उसको अप्रोक्सीमेट करोगे, ठीक है ना, कि अप्रोक्सीमेशन में क्या आ रहा है। अगर यहाँ पे जो नंबर यहां तक निकालना था, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर, जहां तक तुम्हें निकालना है उसका जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा होता है, तो ये क्या होगा कि यहां से आकर 1 एक इसमें ऐड हो जाएगा, जैसा कि इस केस में है 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसलिए 1 वहां से ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना, 1.2। अगर ये रहता 1.24, ठीक है ना, इस केस में हो जाता आंसर 1.2, है ना, क्लियर हो गया, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज 5/8 -3/, -1/30 of the, also find the sum of the lowest and the largest of rational numbers, express the result obtained as a decimal fraction correct to। तो गाइस अगेन जो प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही है, बस करना क्या है, वहां पे असेंडिंग ऑर्डर था, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है, वहां पे डिफरेंस फाइंड करना था, यहाँ पे सम फाइंड करना है, वहां पे डेसिमल के एक प्लेस तक फाइंड करना था, यहाँ पे 2 डेसिमल। चलो देखते हैं, पहले तुम लोग इसको जरूर खुद से ट्राई करना, नहीं आंसर आएगा तो ही जब, तो अगेन क्या करते हैं कि सबसे पहले तो अरेंज करने के लिए हम जितने भी डिनोमिनेटर है उनका लेते हैं, लेंगे 32 रेस्ट पावर 3, ये 2 रेस्ट पावर 2 स्क्वायर, ये ठीक है ना, सब में 2 है तो जो हाईएस्ट पावर है वो ले लेंगे 5 दिया। अब सबके बेस को बनाएंगे हम लोग 32, 4 से 8 से, और यहाँ पे कुछ, अब क्या करेंगे, सिंपली 32 या 32 या 72। अब क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना
डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, यानी कि तुम्हें नंबर लाइन पे इधर से इधर चलना, जो सबसे बड़ा होगा वो लेंगे। तो तुम्हें पता है कि सबसे पहले तो पॉजिटिव वाले बड़ा होंगे, चलो लिखते हैं। पॉजिटिव में कितने हैं, 2 नंबर है, दोनों में कौन बड़ा है, 17 और 20 में 20 बड़ा है, तो नंबर 32। इसके बाद आ गया 32, के बाद आ गया। अब इन दोनों नंबर में कौन बड़ा है, नेगेटिव साइन के साथ जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। फर्स्ट पार्ट को हमने आंसर कर दिया। सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें डिफरेंस सॉरी सम फाइंड करना है। फाइंड सम इसका किसका सम, लार्जेस्ट का और स्मॉलेस्ट का। लार्जेस्ट है, सॉरी यहाँ पे अभी हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा ही नहीं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म 20/32 किसको हमने बनाया था, इसको बनाया था 5/8, ठीक है। 17/32 वो तो -6/32, देखो यहाँ पे -8/32 ये था। तो जो सम फाइंड करोगे, ठीक है ना, अब तुम्हारा आंसर होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर लाना। अब तुमको क्या करना है, किनका सम फाइंड करना है, इसका और चलो लिखते हैं 5/8 प्लस, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, माइनस यहाँ लिखा था, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस फाइंड करना था, यहाँ पे सम फाइंड करना था, तो लिखेंगे प्लस। अब ये 5/8 और देखो प्लस माइनस मिलके हो गया -1, ठीक है। अब ये तो सिंपल है, यही से आंसर कर सकते हो, तो अदरवाइज यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, अगर कोई लेंदी आएगा तो 8 5 3/8, ठीक है। लेकिन तुम्हारा आंसर ये नहीं है, जो सम फाइंड करना ये नहीं फाइंड करना है, तो कौन सा फाइंड करना है, तो डेसिमल। चलो फाइंड करते हैं डेसिमल फॉर्म में। के लिए हम क्या करेंगे, 3 को 8 से डिवाइड करेंगे। देखो तो 3 क्या है, 8 से छोटा है, तो सबसे डेसिमल लेंगे। डेसिमल लेंगे तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अब लेंगे 3 जा 8 3 जा 24 6, ठीक है, आ गया 0 7 जा, ये हो गया 56 4 8 5 जा। चलो इसका जो डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन है वो यहीं तक टर्मिनेट कर गया, 3 प्लेस तक, और हमको निकालना भी था 3 प्लेस तक। क्यों, क्योंकि तुम्हें आंसर देना है 2 डेसिमल प्लेस पे, उसके लिए तुम्हें निकालना रहता है 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है ना। अब देखो हमें 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना था, हमने निकाल दिया 3 डेसिमल प्लेस। तो लेकिन क्या है कि हमको आंसर करना है 3 2 तक ही। तो इस थर्ड वाले को हम चेक करते हैं, थर्ड वाला क्या है भाई, क्या ये 5 या उससे बड़ा है, हाँ ये 5 है, इसके चलते यहाँ आंसर होगा वो 0 8 होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अगर कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर क्या 3 7 तक ही टर्मिनेट कर जाता, मान लो ऐसा डिवीजन रहता है कि यहाँ के बाद आता ही नहीं, जब यहाँ के बाद नहीं आएगा तो यही आंसर होगा, समझे ना। अगर तुम्हारा ऐसा डिवीजन रहता है कि 0.3 आता, 3 तक ही टर्मिनेट हो जाता और तुमको आंसर करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो तुम क्या करोगे, बैठा दोगे, ये हो गया। तो आई होप कि मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स को आंसर कर। करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। Without doing any equal division, find which of the following rational numbers have terminating decimal। क्या कह रहा है गाइस, यहाँ पे देखो तो 5 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं फ्रैक्शन के। कह रहा है कि इनको एक्चुअल डिवीजन किए बिना तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो बेसिकली तुम डिवीजन करोगे तब तो तुम्हें फाइंड ही हो जाता है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। बिना कैसे फाइंड करेंगे, कि बिना हम लोग फाइंड करेंगे, अभी हमने देखा था उनको निकालेंगे p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पे q सिर्फ 2 रेस्ट पावर a 5 रेस्ट पावर b या 2 रेस्ट पावर a इंटू 5 रेस्ट पावर, यानी कि तुम्हारे डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 2 होना चाहिए या 5 हो, या 2 और 5 का कोई कॉम्बिनेशन हो, ठीक है ना। 2 मतलब कि सिर्फ 2 का मतलब पावर, जैसे 2 रेस्ट पावर 3 2 रेस्ट पावर 4 ऐसा कुछ हो सकता है, यानी कि सिर्फ 2 का पावर हो या सिर्फ 5 का पावर हो या 2 और 5 दोनों का मिला हुआ कुछ कुछ पावर हो, तो ही ये तुम्हारा होगा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज होगा नॉन टर्मिनेटिंग।
दूसरा तरीका ये है कि जब भी तुम अगर p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तब तुम्हें फाइंड करना है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 को छोड़कर कोई तीसरा एक रैशनल नंबर हो। बस जैसे ही तीसरा रैशनल नंबर दिखा, तो सॉरी तीसरा प्राइम नंबर दिखा, ठीक है ना, जैसे कि 3, 7, 11 कुछ भी, बस वो नंबर हो गया नन। ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे कि कोई सा ऐसा नंबर दिखे। देखो तो गाइस यहाँ पे तो 16 होता है 2 रेज़ टू पावर टर्मिनेटिंग, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 है। यहाँ पे देखो तो गाइस है 125 5 रेज़ टू पावर 3, यहाँ पे इसमें सिर्फ 5 है तो टर्मिनेटिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 है, ये 2 इंटू 7, 7 दिख गया, ये नहीं होगा टर्मिनेट। ठीक है। आओ यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 45, ठीक है। 45 में देखो गाइस क्या होगा कि 5 होगा। देखो तो इसमें तो 3 होगा, जैसे ही 3 होगा तो ये टर्मिनेट। ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 50 को लिख सकते 2 इंटू 5 स्क्वायर, सिर्फ 2 और 5 है, यानी कि ये है टर्मिनेटिंग। है ना। बस यही करना रहता है, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक नहीं करना, कई बार लोग कर सकते हैं। क्या होगा कि अगर सपोज 36 डिवाइडेड बाई 25, अगर ऐसा नंबर रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर से नहीं फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स देख रहे थे ना, वो सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में थे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है गाइस। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 9 4 जा 36, 9 5 जा, ये 4/5 है। ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में तुम्हें इस फॉर्म में लिखेगा तो तुम उसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, फिर बाद तुम फाइंड करोगे। है ना। जैसे यहाँ पे नहीं था तो तुम यहाँ से सीधे आंसर कर देते, तुम तो कर देते कि नन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये एक्चुअल में टर्मिनेटिंग है। तो गाइज पहले तुम्हें चेक करना है क्या ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे ये सारे सिंपलेस्ट है, लेकिन ये नहीं। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। बस यही था, यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।